मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ। हालांकि मेरे जो पिताजी हैं वो उत्तर प्रदेश हैं, चंदौली डिस्ट्रिक्ट से हैं। जो मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन की है वो मैं सेंट्रल हिंदू बुआजी स्कूल वाराणसी से किया है। उसके बाद मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कलिंगा यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने 2015 से 2018 में एसेंचर प्राइवेट लिमिटेड में काम किया है। और 2018 के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और इस साल मेरा बीपीएससी में रैंक फर्स्ट आया है। देखिए, जो बीपीएससी है उसमें 3 स्टेज में इसका एग्ज़ाम होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, जो आपकी मेरिट बनती है वो बनती है मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे। और इसका जो सिलेबस है, तो जो प्रीलिम्स है वो तो पूरा वास्ट है, उसमें सब कुछ आता है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन रेयरली आते हैं बीपीएससी में, लेकिन बाकी सारे चीज़ कवर होते हैं। इसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन बीपीएससी में कभी कभार आ जाते हैं। एक 10 नंबर्स के मैथ भी आते हैं। मैथ एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में 3 या 4 पेपर होते हैं। पहला तो एक हिंदी होता है जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, और फिर GS1, GS2 और एक ऑप्शनल का पेपर होता है। और अगर GS1 अगर आप देखेंगे तो उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, करेंट अफेयर होते हैं और स्टैट्स होते हैं। और जो करेंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली डिराइव फ्रॉम इंटरनेशनल अफेयर से होते हैं। कुछ जैसे कि पिछले साल साइंस टेक से भी थे। और जो पेपर 2 की अगर हम बात करेंगे तो पेपर 2 में भी 3 सेक्शन होते हैं। पहला पॉलिटी होता है, दूसरा जो है वो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का कंबाइन होता है, एंड थर्ड इज़ साइंस एंड टेक। ऑप्शनल की बात करेंगे तो ऑप्शनल अप्रॉक्स मतलब यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके आसपास है, उससे थोड़ा कम ही सिलेबस है, बट थोड़ा सा एडिशन हो जाता है, एक बिहार का पोर्शन ऐड हो जाता है। तो ये एक इसका पूरा मेंस का पैटर्न हो गया। फिर इंटरव्यू तो नॉर्मल है ही। जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है तो स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम की, ज़रूरी नहीं है ये सबके लिए काम करे, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना वीकर सेक्शन होता है, अपने कुछ स्ट्रॉन्ग सेक्शन होते हैं, तो ये वैरी करेगा सबके लिए। मैं अपना बताता हूँ प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए देखिए, एक तो यूपीएससी का आप जो प्रिपरेशन करते हैं तो अप्रॉक्स ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन कवर हो जाते हैं। लेकिन बीपीएससी के लिए थोड़ी सी एक बीपीएससी का बुक आता है अरिहंत का, या फिर लुसेंट का भी आता है। मतलब 2-3 किताबें हैं, वहाँ से आपको बिहार स्पेशल पढ़ना होगा, स्पेशली ज्योग्राफी और हिस्ट्री। और बिहार के जैसे व्यक्तित्व पे क्वेश्चन आ जाता है, तो वो एक सेक्शन है जो कि अलग से करना होता है। इसके अलावा जो साइंस है, इसका जो जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है यूपीएससी से। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के उनको करना होगा। और इसके साथ एक लुसेंट की बुक आती है, वो 2-3-4 दिन आपको लगेंगे, उसको आप देख लोगे तो साइंस वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ से हो जाएगा। और मैथ अगर आपका वीक है तो आप मैथ भी थोड़ा सा प्रीलिम्स के पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर आते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप कर सकते हो, 10 में 10 कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री का कोई स्कोप नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे मैथ के अलावा तो उसका कोई स्कोप नहीं, बहुत वाइडर है, और ज़रूरी नहीं है जो आप पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आ ही रहा है आपको। और इसके साथ प्रीलिम्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है, वो होती है कि आप कितना आपके अंदर कैपेबिलिटी, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कैसे करेक्ट कर पाते हो। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि जैसे शॉर्टकट नहीं अपनाइए। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री के जो प्रॉपर्स बुक हैं वो पढ़िए, उससे जिसको आप शायद तुक्का बोलते हैं, तुक्का मारने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि एटलीस्ट बैकग्राउंड आपको मालूम रहेगा किसी स्टोरी का, तो ऑप्शन कौन सा सही नहीं होगा ये पता चल जाता है। तो ऐसे 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट अगर आप कर पाएँ तो बाकी 2 में अगर आप तुक्का मारें तो कम से कम 50-50 चांसेस हैं। और यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, तो मोस्टली 150 में 150 लोग करते हैं क्वेश्चन। तो आपको 100 अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन भी शायद सबको नहीं आते हैं, तो आपको तुक्का मजबूरी में मारना ही पड़ता है। तो उसके लिए बुक ज़रूर पढ़ें, जैसे कि जो स्टैंडर्ड बुक है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई भी टॉपर बताते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हो गई, या बिपिन चंद्रा की जो पतली वाली एनसीईआरटी थी पहले, या एंशिएंट हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी थी पुरानी वाली, या ज्योग्राफी की जो क्लास 11th 12th की है। और मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख एक बार आप टॉपिंग लिस्टिंग कर लें, क्योंकि हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे तो हमारे लिए शायद उतना ये कठिन नहीं रहता होगा,
लेकिन जो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो वो ज़रूर देखे कि पहले कुछ सालों में कितने सारे क्वेश्चन किस सेक्शन से आए। जैसे कि ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो रिवर से क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है, माउंटेन पास है तो उससे फिक्स रहते हैं, आइसलैंड है तो उससे फिक्स रहते हैं। तो ये पैटर्न आपको तभी समझ में आएगा जब आप पीछे के पेपर्स देखेंगे। और बीपीएससी में क्या है कि कुछ क्वेश्चन तो आपको पीछे के ईयर से बिल्कुल रिपीट हो जाएंगे, तो वो भी उसका एडवांटेज हो जाएगा वो प्रीवियस क्वेश्चन देखने का। और इसके अलावा साइंस के भी कुछ ऐसे पोर्शन है जो हर साल आते हैं। जैसे पॉलीमर है साइंस में, तो वो 12th की एनसीईआरटी मिल जाएगी, एक चैप्टर आप देख सकते हो, वो बस थोड़ा सा बॉक्स बना के दिया हुआ है, वहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन निकल जाता है। तो बाकी तो लुसेंट है ये। तो इस मुझे लगता है इतना ही। करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर का भी है। तो करंट अफेयर जो बीपीएससी का पैटर्न है बहुत ही अनइवन है। वो क्या पूछते हैं मतलब उसको कैच कर पाना बहुत मुश्किल है। आप कितना भी पढ़ेंगे लगेगा कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, और ऑप्शन भी अजीबोगरीब तरह होता है। तो मैं कहूँगा कि करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करें। करंट अफेयर पढ़ें तो मेंस के लिए पढ़ें, कि मतलब जो मेंस में काम आ जाए। एट रैंडम बहुत ज़्यादा समय मतलब कि 5-6 घंटा सिर्फ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो वहाँ का इल्ड बहुत कम होगा, क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट आएंगे कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो ज़्यादा फोकस वो एरिया में करें जहाँ से क्वेश्चन सिंपल से आते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सिंपल आते हैं, साइंस से क्वेश्चन सिंपल आते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन एवरेज आते हैं, बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन है वो फिक्स होते हैं। तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। देखिए आंसर राइटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ से आपका रैंक डिसाइड होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ आप उस पर भरोसा नहीं करें। फिर से मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस किया है कि कोई टॉपर बोल दिया, उसको हम लोग फॉलो करने लगे और फिर पता चला कि वो मेरे पे सूट नहीं करी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि 2019 का जो पेपर था यूपीएससी का, मेरे इसमें बहुत कम मार्क्स थे, 100 मार्क्स थे, शायद उतना कम किसी का नहीं था। तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मैंने किसी एक टॉपर को सुन लिया था कि ऐसे हम लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसे पे ज़्यादा वर्क नहीं किया। लेकिन अब यही है कि हो सकता है जो टॉपर बना है उसकी इंग्लिश अच्छी हो, उसकी कमांड ऐसे पे अच्छी हो, तो वो चीज़ मेरे पे अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है। तो हमको ये चीज़ रियलाइज़ होना चाहिए कि मेरी कमी क्या है। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप पे भी लागू होगा, आप जज करो कि आपकी कमियाँ क्या हैं। आंसर राइटिंग में कहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज रेगुलर करो। मैं करता था, मैं मतलब बहुत सारा टेस्ट सीरीज किया हूँ मेंस के लिए, तो मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेज से किया हूँ, विज़न मैंने किया है। लेकिन ये सब बीपीएससी के लिए मैंने कभी नहीं किया। मैं जब भी करता था यूपीएससी के लिए करता था। बीपीएससी का एग्ज़ाम जब भी होता था उसके 5 या 10 दिन पहले मैं सिर्फ शिफ्ट करता था बीपीएससी के लिए, और बाकी सब जो था यूपीएससी के लिए ही था। और जो बीपीएससी के लिए पर्टिकुलर एक चीज़ होता है वो होता है हिस्ट्री सेक्शन। वो होता है कि एक्सक्लूसिव, वो बिहार का उसका अलग नेचर है बिल्कुल। तो वो आपको करने के लिए पतली सी बुक आती है बिहार के करके केबीसी नैनो की, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। वहाँ एक डिफ़िकल्टी आती है नाम मतलब याद करने में, कि किस आंदोलन से कौन कौन से लोग जुड़े थे। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि सारे जितने भी आंदोलन है ना, आप सबका नाम लिख लो। आप 1 पेज 2 पेज में आ जाएंगे, और उसको आप बार बार पढ़ो। वो क्योंकि याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिमिलर नेम होते हैं, तो उसको तो आपको करना पड़ेगा डेली 10-5 मिनट देख लीजिए। जैसे डेटा हम लोग फैक्ट याद करते हैं ना, उसको उस तरह शायद याद करना पड़ेगा, और उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपको लिखना ही पड़ेगा। मैंने भी सीनियर्स लोग से बात किया था कि बहुत इश्यू आ रहा है याद करने में इसको, लेकिन उन्होंने भी यही बोला था। तो ये एक ऐसा पोर्शन है कि आप कोशिश करिए थोड़ा पहले से करिए। ये 7-8 दिन में नहीं होगा, ये एटलीस्ट 1 महीना से थोड़ा थोड़ा डेली याद करेंगे तो वो एग्ज़ाम जाते जाते अच्छे खासे याद हो जाते हैं। इसमें और भी है, जैसे कि आपको मैगजीन्स के नाम याद करने पड़ते हैं, प्रेस से रिलेटेड जो हैं। आपको अगर पाला आर्ट है तो पाला आर्ट से संबंधित जितने आर्किटेक्चर हैं उनके नेम याद करने पड़ते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। और एक चीज़ और है कि मेंस की तैयारी जब भी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रीलिम्स हो रहा है क्लियर उसके बाद मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का जो है एक पूरा प्रोसेस होता है 1 ईयर का। तो हम लोग एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स चाहे यूपीएससी हो या यहाँ पे हो, तो वो 1-1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले हम लोग शुरू करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैपेसिटी किसकी कैसी है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हो टेस्ट सीरीज में जो मॉक टेस्ट होते हैं, तो आप थोड़ा डिले भी कर सकते हो, नहीं तो 2-3 महीना आप दो। और 3 महीना में देखिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं भूल गया। एक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, घटना चक्र आता है। तो उसमें जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं ना, उसके क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। तो वो बहुत अच्छा है। एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले आप शुरू करो, और बहुत सारी चीज़ आती रहेंगी। जो आता है उसको आप काट दो, उसको काट के निकाल दो, क्योंकि उसको बार बार पढ़ने का मतलब नहीं है। सिर्फ उन्हीं चीज़ को ना ही काटो जो कि आपको नहीं आती हैं, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो जाए। ये चीज़ मैं हर जगह फॉलो करता हूँ। अगर मैं नोट्स भी बनाता था तो जो मुझे आता है मैं काट देता हूँ उसको एग्ज़ाम के पहले, ताकि एग्ज़ाम में सिर्फ वही चीज़ें बचे जो कि मुझे पढ़ना है।
ये बुक भी है, जैसे कोई कोई बुक बहुत मोटी होती है तो आप बुक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो, जैसे सविंदर सिंह ज्योग्राफी की तो बहुत मोटी है, तो मैंने उसको कम से कम 25-30 टुकड़ों में बांट दिया है, ताकि वो एक बर्डन नहीं फील हो, ये नहीं लगे कि इतनी मोटी बुक लेके पढ़ रहा हूँ। और मेंस के लिए ये चीज़ें हो गई। करंट अफेयर के लिए मैं पर्टिकुलरली विजन आईएएस पे मतलब पढ़ता हूँ, और एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ता हूँ। हिंदू में नहीं पढ़ता हूँ तो उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा है। जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं, क्योंकि मैं शुरू से बचपन से क्लास 10 तक हिंदी मीडियम में हूँ, तो हिंदू नहीं पढ़ने की सबसे बड़ी वजह है क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट हो जाती है मेरे लिए। और इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही स्मूथ लैंग्वेज होती है, और कुछ कुछ कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, जैसे इंटरनेशनल अफेयर के एक सी राजा मोहन हैं, आप उनके लेख पढ़ सकते हैं। वो ऐसे भी आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो राजा मोहन के लेख आप ऐसे ही सर्च करोगे ना तो डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। वो हमको लग रहा है वीकली बेसिस पे लिखते हैं, तो अगर 10-15 वीक का पढ़ लो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो विजन आईएएस मतलब किसी भी इशू के लिए बहुत ही कंसोलिडेट बहुत अच्छा होता है उनका। और इसके अलावा आंसर राइटिंग में कुछ चीज़ें मैंने इस बार की थी, क्योंकि मेरा शुरू में स्टार्टिंग ईयर में मेरा आंसर राइटिंग बहुत ही वीक था। तो अभी मैंने क्या किया था कि मुझे जैसे फीडबैक मिलते थे तो उसमें लिखा रहता था कि इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है या कंक्लूजन अच्छा नहीं है। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे मैंने थोड़ा अलग से वर्क किया था। वो ये किया था कि मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखता था 50-60 क्वेश्चन का एक दिन में, अगर मतलब उसका मतलब डे बना लेता था कि आज यही करना है। आंसर मैं पूरा नहीं लिखता था, क्योंकि आंसर लिखने में बहुत टाइम चला जाता है। अगर आप 10 आंसर लिखते हो तो 3 घंटे 4 घंटे चले गए आपके। तो ये आप कर सकते हैं। और बीपीएससी में एक इशू और आता है, जैसे कि वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं ना आपको बहुत लंबे लिखने होते हैं, मतलब 5 पेज 4 पेज 5 पेज लिखने होते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ना क्या होता है कि 2-3 पेज लिखने के बाद हम बहुत ऐसा फील होता है कि अब हमारा जो नॉलेज है वो ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको आंसर राइटिंग और अच्छे से करनी पड़ेगी। आपका नॉलेज जितना सॉलिडिफाइड होते जाए, जितना आप उसका रिवीजन करेंगे ना तो वो उतना सॉलिड होते जाएगा, तो फिर आप आराम से 4 पेज भर सकते हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा लोग कहते हैं कि पेज भरने से मतलब उसका उतना रिलेवेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रिलेवेंस है, क्योंकि अगर आपको 36 पेज दे रहा है तो वो ये उम्मीद करके दे रहा है कि इतना लिखा जाना चाहिए। तो आप एटलीस्ट 4 पेज का आंसर लिखने का कोशिश करें अभी से, और आंसर राइटिंग जितना करेंगे उतना अच्छा है। और जो ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात है, पहले तो बुक्स की बुक लिस्ट की बात तो बहुत नॉर्मल है, सबको मालूम रहता है, आपको आप लोगों को भी मालूम होगा। ऑनलाइन रिसोर्सेज की जो बात है तो ऑनलाइन मैं जैसे कि टेलीग्राम एक तो बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है ना इशू है कि हम लोग जाते किसी और काम के लिए हैं लेकिन वहाँ करने कुछ और लगते हैं। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं आप सोच के जाओगे कि मैं ये वीडियो देख के वापस आ जाऊँगा, लेकिन होता क्या वो 2-3 घंटे चला जाता है। और ये शायद सबके साथ होता है। कुछ जैसे कुछ भी अगर आप ऐसे ही देख लीजिए, किसी टॉपर का वीडियो मिल गया तो लगेगा कि चलो इसको देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन काफ़ी है ऑनलाइन। अगर मुझे बोलेंगे तो मैं पहले प्रयास में बहुत फोकस था, जो मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था, तो उसमें मैं मृणाल मैं सजेस्ट करूँगा। मृणाल के वीडियो बहुत ही बढ़िया हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो। उतने कम टाइम में उतना ज़्यादा यील्ड देना बहुत ही लिमिटेड, और ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे रिसोर्स है जो उतना अच्छा यील्ड दे सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कभी भी देख सकते हो, आप उसको फ़ोन में पॉकेट में रखे हो कभी भी देख सकते हो, ट्रेन में जहाँ भी हो, तो वो ज़रूर देखें आप। और बहुत ही अच्छे हैं, मुन्नार बहुत अच्छे हैं। और उसके अलावा टेलीग्राम से मैं कभी कभार कुछ न्यूज़ पढ़ लेता था, जैसे न्यूज़पेपर नहीं आया तो। और नोट्स तो मैंने ऐसे कभी एग्जैक्ट नहीं बनाए नोट्स, हाँ डिपेंड करता था। कुछ कुछ टॉपिक्स अगर हैं, जैसे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक सेक्शन होता है थॉट्स, तो वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वो बुक्स काफ़ी मोटी होती हैं तो उसको याद करके रखना बड़ा मुश्किल होता है, और उसके लिए ना आपको लैंग्वेज में बहुत कमांड होनी चाहिए। तो मैंने जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो वहाँ से लिख लिया, या बहुत ही क्रिस्प एक पेज में नोट्स बना लिया। तो सिर्फ मैंने कुछ सेक्शन के लिए किया है, एक उसमें से वो ज्योग्राफी था। और ऑनलाइन मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा टाइम नहीं एक्सपेंड करता हूँ ऑनलाइन। ज़्यादा मैक्सिमम मैं ये कन्वेंशनल मोड ही प्रीफर करता हूँ। पर्टिकुलर टाइम टेबल मेरा नहीं है कुछ। इनिशियली था, जो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उस समय इंसान का जो जोश होता है अलग लेवल का होता है, तो उस समय सब कुछ शेड्यूल में चलता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। उसके बाद अब धीरे धीरे एनर्जी बहुत थिन हो जाती है, तो अब शेड्यूल बनाते भी हैं तो उस पर टिक नहीं पाते हम लोग। कुछ ना कुछ बहाना मिल जाता है, ये करता हूँ। और शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि हमें 3 अटेम्प्ट लग गया मुझे। तो पहला अटेम्प्ट आप बहुत ही सीरियसली दो, वो अटेम्प्ट आपका बेस्ट अटेम्प्ट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो।
तो पहला अटेम्प्ट बहुत ही सीरियसली दो आप, और शेड्यूल शेड्यूल कोई फिक्स आप भी नहीं बना सकते, क्योंकि कल क्या होगा। शेड्यूल बनाने में बहुत आदमी रिस्ट्रिक्टेड फील करता है। तो हो सकता है आप 10 एक दिन 10 घंटे पढ़ो, फिर अगले दिन आप नहीं पढ़ पाओ, तो शायद आपको दुख होगा फिर कि मैं नहीं पढ़ पाया। तो फ्री फील करो, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो पढ़ो। आपको 10 घंटे मज़े से पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ो। 15 घंटे मौके मिले 15 घंटे पढ़ो, लेकिन वीकली टारगेट रखो। जैसे कि हम लोग जब मैं टेस्ट सीरीज करता था विजन का, तो वहाँ पे टारगेट फिक्स रहता है कि 15 दिन में ये एग्ज़ाम होगा, तो मैं 15 दिन में तो एटलीस्ट ये ख़त्म करके मुझे जाना है एग्ज़ाम देने। तो वो आप ज़रूर करें। टेस्ट सीरीज करोगे तो वो पैटर्न फिक्स हो जाता है कि आपको इस डेट पे ये एग्ज़ाम देना है, तो अपने आप वो आप उस तरह से मेहनत करते हो। और एक चीज़ और बताऊंगा, जितना आप रिवीजन करोगे ना, उतना ज़्यादा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का प्रोबेबिलिटी तुम्हारा आपका बढ़ते जाएगा, क्योंकि रिवीजन इज़ द की है यहाँ पे। आप जितना रिवीजन करोगे ना, उतना आपका सॉलिडिफाइड नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा गलतियाँ कम होंगी। हाँ, एक चीज़ और, जैसे ना कुछ प्लेटफॉर्म और भी हैं, मैं भूल गया उनका नाम लेना। जैसे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए ना एक सचिन सर का चैनल है ज्योग्राफी ऑप्शनल का। तो वहाँ पे ना आपको जैसे लोग डेली आंसर लिखते हैं, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत अच्छे आंसर लिखते हैं, मतलब बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छा लिखते हैं। वो आपको किसी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ना बहुत लिमिटेड टाइम में लिखते हैं। तो वहाँ से मतलब मेरा जो होता है ना कि आँख खुलना कि मतलब हम कहाँ पे हैं और बाकी बच्चे कहाँ पे हैं, पहली बार अच्छे से रियलाइज़ वहीं पे हुआ मुझे। आप वो चैनल ज्वाइन करें। आपको शायद सचिन सर का मुझे याद तो नहीं है चैनल का नाम शायद, लेकिन मैं भैया को दे दूंगा, वो ऐड कर देंगे। और इसके अलावा जो कुछ टॉपर्स हैं, जैसे आशीष समन हुए हैं, वो मेरे साथ 64 में सेलेक्ट हुए थे, तो उनकी कॉपी मैंने देखी थी ज्योग्राफी ऑप्शनल की। इट्स जस्ट ऑसम। मतलब मैंने वैसा आंसर अभी तक नहीं देखा है, उतना नीट एंड क्लीन, उतना अच्छे मैप्स। तो मैं कोशिश करूँगा आशीष भाई से बात करके आप लोग को दूँ। और जो भी आप कोशिश करिए, टॉपर को फॉलो मत करिए, लेकिन जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं उनको इनकॉर्पोरेट जरूर करें। जैसे आशीष भाई का ज्योग्राफी ऑप्शनल का आप आंसर देख सकते हैं कैसे वो लिखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका प्रीलिम्स बहुत ही डिफरेंट हो जाता है यूपीएससी से। यूपीएससी में थोड़ा सा एनालिटिकल होता है, और यहाँ पे सर थोड़ा जोर जो होता है उसका होता है कि आपको चीज़ें कितनी याद हैं। अगर चीज़ें याद नहीं है तो यहाँ पे आप ज़्यादा उसमें मतलब दिमाग खर्च नहीं कर सकते कि कहीं से दिमाग लगा के इसको सॉल्व करूँ। और बहुत ही डायरेक्ट होता है क्वेश्चन कि ये आपको आता है या नहीं आता है। कभी कभार होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास डायरेक्ट आपको नहीं आ रहा हो, तो कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक तो ये है सर कि यहाँ एनालिटिकल बहुत कम होता है। दूसरी चीज़ सर, अगर मेंस की बात करें तो मेंस का जो यूपीएससी का है सर, सिलेबस बहुत ही वास्ट है। इसका जो सिलेबस है बहुत ही लिमिटेड है, और इसमें सर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मेंस में भी रिपीट हो जाते हैं। जैसे हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो बिल्कुल ही रिपीट हो जाता है प्रीवियस ईयर से। तो एक ये भी मतलब कॉमन नहीं है दोनों एग्ज़ाम में। और जैसे मैं 3 एग्ज़ाम देता था, बाकी स्टेट पीसीएस का मुझे जानकारी नहीं है। यूपी पीसीएस मैंने दिया है इस बार, यूपीएससी दिया है और बिहार पीसीएस दिया है। तो बिहार पीसीएस बहुत ही अलग है। यूपी पीसीएस और यूपीएससी लगभग बिल्कुल सेम है, लेकिन बिहार बिल्कुल अलग है। और एक चीज़ और है, अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको बीपीएससी थोड़ा सा आसान लगेगा, क्योंकि बीपीएससी में हम 50 पेज लिखते हैं अप्रॉक्स 3 घंटे में, यहाँ 36 पेज लिखने होते हैं। तो वो थोड़ा कंफर्ट लेवल बन जाता है। एक बार प्रीलिम्स हो जाए, अगर क्लियर हो जाता है, तो थोड़ा पढ़ना कम कर दीजिए। एक न्यू चीज़, मतलब न्यू चीज़ें नहीं पढ़े, क्योंकि हम लोग का क्या होता है ना, मतलब एक हैबिट होता है कि नई चीज़ें हम बहुत जल्दी जल्दी भागते हैं, नई चीज़ें मिलती हैं। मेरे अंदर भी नेचर है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर वीकनेस है कि कोई नई चीज़ आती है उसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो पढ़ने का मन नहीं उतना करता। तो इसके कारण क्या होता है कि हम लोग की नॉलेज बहुत थिन हो जाती है, और थिन नॉलेज जब मेंस में लिखोगे तो आपको याद ही नहीं आएगा, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। तो कम पढ़ें, प्रीलिम्स के बाद कम पढ़ें। प्रीलिम्स में थोड़ा नॉलेज वास्ट चाहिए, तो उसके पहले आप थोड़ा नए नए सोर्स देख सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स के बाद अपने आप को बिल्कुल सीमित कर लें, ये एक डूज़ है। इंटरव्यू का जो 4 लोग थे मेरे बोर्ड में, और दीप्ति मैम का बोर्ड था, तो एक तो बहुत सारा उस समय अफ़गानिस्तान का इशू चल रहा था, तो अप्रॉक्स मेरा 50% क्वेश्चन वहीं से थे। जैसे कि मैम ने पूछा था कि एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, पूछा था कि किसने बोला है, तो वो था कि अफ़गानिस्तान, एक स्टेटमेंट था कि अफ़गानिस्तान के थ्रोन पे बैठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ये किसने बोला है। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि अशरफ गनी जो है थे उस समय, तो उनका जो सिटीजनशिप है वो किस कंट्री का है। फिर उन्होंने पूछा था कि जो उनकी वाइफ हैं तो उनका सिटीजनशिप वो कहाँ की हैं, सिटीजनशिप नहीं, वो कहाँ की हैं।
और इस पे फिर बात आगे बढ़ी, तो उन्होंने फिर कैसे वो फंडिंग होती है तालिबान की पूरी वो पूछी थी। वहाँ से फिर दूसरे जो मेंबर थे वहाँ से क्वेश्चन पिक किया उन्होंने कि सेल कंपनी क्या होती हैं और सेल कंपनी को कैसे रोका जाता है, इंटरनेशनल क्या प्रावधान है उसके लिए। और फिर उन्होंने उड़ीसा, एक्चुअली मैं किट यूनिवर्सिटी से पढ़ा था भुवनेश्वर से, तो भुवनेश्वर की उपलब्धियाँ पूछी रिसेंट की। फिर एक सर थे तो उन्होंने सर पूछा था जीएसटी के बारे में, बहुत डिटेल पूछा था। और एक सर बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था कि हाउ स्टेट इंक्रीज क्राइम्स। तो इसका मैं आंसर तो बहुत नहीं दे पाया था, लेकिन इसका भी आंसर मैं नहीं दे पाया था। तो सर ने बोला था कि जो लॉज बनाता है वो स्टेट बनाता है। तो अगर आप लॉज नहीं बनाए, क्राइम है कि आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे या तोड़ रहे हैं। अगर आप लॉज ही नहीं बनाएंगे तो क्राइम नहीं होगा। मैंने सर मेंस के लिए तो बहुत मॉक टेस्ट लिखे हैं, जैसे कि लेकिन बीपीएससी के लिए भी लिखे हैं सर। 2-3 चैनल है टेलीग्राम पे, आईएएस हिंदी है और एक शहीद इकबाल सर है। ये शहीद इकबाल सर का तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और बहुत ही हेल्पिंग नेचर है। मतलब हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत हेल्प किए हैं, वो बहुत ही हेल्प किए हैं सारे बच्चों का। और आईएएस हिंदी भी है, आप वहाँ भी कर सकते हो। और इसके अलावा यूपीएससी के लिए तो सर बहुत किया हूँ मैं, मतलब और जोग्राफी ऑप्शनल के लिए मैंने एटलीस्ट चार बार जो हिमांशु सर हैं उनके 4 बार मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे। और मॉक इंटरव्यू के लिए सर मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे एटलीस्ट 3, पिछले बार 3 दिया था। परम आईएएस था उसमें, एक नैक्स की टीम है वो भी सब अच्छी चीज़ है सर, सारी ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करो इनका, पूरा यूटिलाइज़ करो जो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एटलीस्ट मिल रहा है। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली बीपीएससी में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कि हिस्ट्री का जो सेक्शन है वहाँ पे आप अगर क्वेश्चन को रट के जाते हैं तो आप बिल्कुल जल्दी जल्दी उसको लिख के ख़त्म कर सकते हैं। जो जीएस पेपर 1 का पार्ट 2 है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 5 पेज लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए टाइम चाहिए करंट अफेयर के लिए। अगर हिस्ट्री में आप थोड़ा सा टाइम उधर बचा लेते हो और स्टेट्स थोड़ा सा अच्छा कर लेते हो तो आप उसको भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस बार GS1 के लिए सर मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ। GS1 के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी। मुझे था कि मेरा स्टेट शायद मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि 64 में मैंने कई क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए थे। तो स्टेट्स को इस बार मैंने बहुत ही पीछे सबसे लास्ट में बनाया था। उसके लिए मैंने सेट किया था कि 1 घंटा में इसको, 1 घंटा या 45 मिनट कुछ था कि मैं इसको दूंगा। पहले मैंने इंटरनेशनल अफेयर किया था, क्योंकि हिस्ट्री मुझे मालूम था कि मैं क्वेश्चन को रट के गया हूँ, वो मैं भूलूंगा नहीं। वो इतना मतलब उसको रटना, मतलब लिखा था मैंने बार बार, तो वो था। लेकिन इंटरनेशनल अफेयर के लिए आपको फ्रेश माइंड चाहिए, वहाँ पे थोड़ी सी आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो पहला सेक्शन मैंने वो किया था, फिर हिस्ट्री किया था और फिर लास्ट में स्टैट्स किया था। ये सेम चीज़ मैंने GS2 में भी फॉलो किया था। वहाँ पे जो साइंस से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ज़्यादा क्रिएटिविटी इनोवेशन आप कर सकते हो। तो पहले मैंने वो अटेम्प्ट किए थे, फिर इकोनॉमिक्स किए थे, फिर पॉलिटी किए थे, क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो कि आप गेस कर लेते हो कि यहाँ से आ सकता है, तो वो मैक्सिमम आप रट के जाते हो। लेकिन ये 2 पोर्शन ऐसे हैं जो थोड़ा रैंडम आते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा क्रिएटिविटी आप शो कर सकते हो। तो ये एक मैंने किया था। बीपीएससी के लिए पूछिएगा तो बीपीएससी के लिए मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली है, जो भी किया था मैंने यूपीएससी के लिए किया था। यूपीएससी में भी कभी आप जीएस के लिए मैंने कोचिंग नहीं लिया था, और मैंने लिया था ऑप्शनल के लिए। और ऑप्शनल के लिए जैसे मैंने स्पेसिफिक की पूरा मॉड्यूल मैंने नहीं किया है। मैंने एक बार 2017 में किया था, समीम सर हैं, तो उन्होंने सिर्फ मुझे वीडियो दे दिए थे, 30-40 वीडियो थे कि आप ये वीडियो देख लो। तो वो मुझे नहीं लगा कि वो बहुत मतलब अच्छा था, क्योंकि आप बोरिंग फील करते हो वीडियो, वो जहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरा मैंने सब्बीर सर का एक प्रीलिम्स के बाद होता है, प्रीलिम्स के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो सर एक छोटा सा 2 महीने का मॉड्यूल लाते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए ज्योग्राफी में। तो वो काफ़ी इनरिचिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो ऐसे चीज़ बताते हैं कि जो आप में वैल्यू एडिशन करेंगे आपके आंसर में। तो वो एक अच्छा था। और तीसरा एक सचिन, ये मैं जो भी बता रहा हूँ ऑप्शन को बता रहा हूँ। और तीसरा जो सचिन सर का चैनल है वो बहुत ही अच्छा है आंसर राइटिंग के लिए, ज्योग्राफी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बहुत कुछ सिखाया मैंने वहाँ से। मैंने जितना टेस्ट सीरीज करके नहीं सिखा ना, मतलब मैंने गाइडेंस साइज में मैंने 4 बार टेस्ट सीरीज किया है। और ये नहीं कह रहा हूँ सर कि वहाँ पे अच्छे नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ का क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन मैंने जो सीखा सबसे ज़्यादा वो सीखा है सचिन सर से, क्योंकि वहाँ का जो एक्चुअली ना वहाँ पे बच्चे जो आंसर लिखते हैं वो टेस्ट पैटर्न पे नहीं लिखते हैं, तो वहाँ काफ़ी क्रिएटिविटी होती है, आप काफ़ी चीज़ सीखोगे, मतलब आपको लगेगा कि कितना अच्छे लोग मतलब आंसर लिख रहे हैं। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और वो आपको हेल्प करेगा जीएस में भी। एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस है कि आप
किसी टॉपर को नहीं फॉलो करो, क्योंकि आप टॉपर को फॉलो करोगे तो आप कहीं ना कहीं फिर आप किसी और इंसान को फॉलो कर रहे हो जो जिसकी तरह आप नहीं हो। तो आप अपने आप को जज करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले ही एग्जांपल दिया कि ऐसे में मेरे बहुत कम कम मार्क्स आ गए थे। आप बिल्कुल अलग हो, यूनिक हो, और आपका स्ट्रेंथ वीकनेस बिल्कुल अलग होगा। कुछ चीज़ें जो थी कॉमन होती हैं वो करनी होती है, मैंने बता दी, वो सब टॉपर आपको बताएंगे, वही मैंने भी आपको बताया। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी का ब्लाइंडली मत फॉलो करना। आप अपना मतलब आंसर भी आपका इंडिविजुअल होना चाहिए, उसको आप इंडिविजुअल बनाओ। Hi everyone, I am Chanda Bharti. I have secured rank 2 in 65th BPSC combined examination. I have completed my class 10th from DAV Public School Pakur with 10 CGPA. I have done my class 12th from Delhi Public School Bokaro Steel City. I have done my graduation in BTech Civil Engineering from BIT Sindri Dhanbad in 2017. परेश कुमार भारती और छोटा भाई नीलेश कुमार निराला दोनों इंजीनियर हैं। मेरी भाभियाँ शिल्पा निराला और दूसरी भाभी कीर्ति किरण। अब अपनी स्ट्रैटेजी पे आते हैं। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि मैंने रैंक 2 सिक्योर किया है 65th बीपीएससी में। पहले मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का बता दूं, मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग था और मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया, मैंने बीटेक कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में बीआईटी सिंधी से। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करें तो हमारा फोकस कभी भी प्रीलिम्स फोकस स्टडी पे नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ाई करनी है तो फिर हमें प्रीलिम्स कम्स मेंस इंटीग्रेटेड स्टडी करनी चाहिए। तो मैंने भी वैसे ही करा है कि मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में फोकस कर रखा था स्टार्टिंग से ही। जैसे कि मैं 2017 में पास आउट होने के बाद मैंने थोड़े टाइम सेल्फ स्टडी को दिया। 1 साल के लगभग मैंने खुद से सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पे वर्क किया मैंने। उसके बाद मैंने फिर मैं बीपीएससी 64th में अपीयर हुई। 64th बीपीएससी में मैंने 684 रैंक हासिल किया और मुझे रिवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट मिली थी, बिहार रिवेन्यू सर्विस। तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है बीपीएससी में, जिसमें मैंने सेकंड रैंक अटेम्प्ट करा है। और पिछले वाले 64th बीपीएससी में भी मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग ही था। तो 2018 में मैंने बीपीएससी 64th का एग्जामिनेशन दिया था फर्स्ट टाइम दिसंबर में, प्री ओरिएंटेड। नाउ कमिंग टू माय स्ट्रैटेजी फॉर बीपीएससी। तो बीपीएससी की स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैंने पढ़ाई कैसे करी सिविल इंजीनियर ऑप्शनल और इस जीएस वाले पार्ट को लेके। मैं जब 2017 में मैंने जब कॉलेज छोड़ा, मैं पास आउट हुई, तो उस समय मैंने 2017 से 2018 मिड तक मैंने पूरे 1 साल सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग को दिए, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं कि मुझे ये ऑप्शनल सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना है, तो मुझे इस पे बहुत अच्छे से फोकस करके वर्क करना पड़ेगा। मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है बीआईटी सिंधी से और मैं इसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था इस बात को लेके कि सिविल इंजीनियरिंग को मैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इसे रखा। मैंने पूरे 1 साल सिविल इंजीनियरिंग को अच्छे से दिए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा सिविल इंजीनियरिंग को साथ में। बट मैंने ये मेक श्योर करा था कि मैं साथ में डेली जो एडिटोरियल डिस्कशंस वगैरह होते हैं और प्रीलिम्स से फोकस न्यूज़ जो होते हैं, यानी कि द हिंदू पेपर और भी एक न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, जो मैं फॉलो करती थी। इन चीज़ों को मैंने रेगुलरली अलॉन्ग विथ माई टेक्निकल स्टडी जो कि सिविल इंजीनियरिंग था, मैंने इसे कैरी ऑन करके रखा। उसके बाद 2018 में 64th के बीपीएससी का प्री हुआ। तो 64th के बीपीएससी को मैंने बहुत सोच समझ के नहीं दिया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं सिविल इंजीनियरिंग पूरे साल पढ़ रही थी। तो 64th बीपीएससी में जब मैं अपीयर हुई और मुझे उसमें फाइनल सक्सेस भी मिला, आई गॉट रैंक 684 एंड आई वॉज एलोकेटेड बिहार रिवेन्यू सर्विस। तो कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ कॉन्फिडेंस आया जब प्री निकला बीपीएससी 64th का कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। और तब से मैंने फिर सोचा कि हाँ बीपीएससी को अगली बार अच्छे से देना है।
एकदम डिटेल्ड वे में अच्छे से प्रिपेयर करके देना है। तो फिर 65th बीपीएससी की बात करूँ जिसमें मैंने रैंक 2 हासिल किया है, तो इसको लेके मैंने फिर जी आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट कर लिया अपना पोर्शन अपने सेटिस्फैक्शन लेवल पे। उसके बाद मैंने जीएस के सारे पोर्शंस पढ़ने शुरू किए। जीएस मैंने कहीं ना कहीं कॉलेज में भी पढ़ रखा था, क्योंकि कॉलेज के 4 साल ऑब्वियसली आप सिर्फ अपना टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हो, आप अपनी कई नई सारी डाइवर्स रुचि को एक्सप्लोर करते हो। तो जीएस कहीं ना कहीं मेरी पढ़ना हॉबी थी कॉलेज में। तो मेरा बेस जो भी जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब मैंने कहीं ना कहीं कॉलेज में तैयार करके रखे थे इन द बैक ऑफ माइंड। भले मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें नहीं करी थी, बट मैंने एज अ हॉबी और न्यू चीज़ें सीखने के लिए इसे एक्सप्लोर कर रखा था। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैंने कॉलेज में 4 साल पढ़ ली थी अलॉन्ग विद सिविल इंजीनियरिंग, उस चीज़ ने मेरे जीएस के जो स्टडी थी, टारगेटेड स्टडी थी फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, उस चीज़ में मेरी बहुत हेल्प करी। तो फिर 2018 में उसके बाद से मैंने अच्छे से जीएस को तैयार किया, जीएस के सारे पेपर्स को तैयार किया, और फिर उसी साल 2019 में मेंस भी था, 64th बीपीएससी का मेंस था। तो वो तो वो भी मैंने दिया, अपियर किया अलॉन्ग विथ मैं जो अपना स्टडी करी थी, टारगेटेड स्टडी मैं करती रही। फिर अब मैं ये बोलना चाहूँगी, ये मेरा बैकग्राउंड था 65th बीपीएससी से पहले। अब मैं बताना चाहूँगी स्पेशली फॉर 65th बीपीएससी। तो 65th बीपीएससी में के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने इस एग्ज़ाम को सीरियसली दिया है, और मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रैक्टिस करी है, दोनों फोकस्ड स्ट्रैटेजी बनाई है, इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी थी मेरी। मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करी है, और इसमें मेरे छोटे भाई ने मेरी बहुत हेल्प करी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। ही मेड मी अवेलेबल मेनी ऑनलाइन रिसोर्सेज, जहाँ तक मैं बहुत एक्सप्लोर नहीं करती थी, क्योंकि मुझे वो खुद ही ढूंढ के दे देता था मेरा छोटा भाई मुझे। तो मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो या फिर ऑनलाइन मटेरियल जो अवेलेबल हो, कहीं ना कहीं उसने मुझे अवेलेबल करवा दिया ईजिली। और मैंने सेल्फ स्टडी करी है, तो मैंने किसी कोचिंग का सहारा कभी नहीं लिया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। कहीं ना कहीं परिवार का भी सपोर्ट इतना था हर वे में कि मुझे कभी भी कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सेल्फ स्टडी वॉज एनफ फॉर मी। और वैसे भी अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने हो गए हैं कि आपको बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग में रिलीजियसली स्टडी करो। तो मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस वगैरह और प्रीलिम्स मेंस दोनों को इंटीग्रेटेड वे में रख के पढ़ा स्टार्टिंग से ही। और फिर जब जैसे ही प्रीलिम्स पास आया 65th बीपीएससी का, तो मैंने प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से मैंने अपना टोटल फोकस सिर्फ प्रीलिम्स पे कर दिया। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बिहार का जो प्रीलिम्स होता है बीपीएससी का, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स। उसमें आपको बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपको वो पता होनी चाहिए। बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री ये सब पूछे जाते हैं। तो मैंने स्पेशली 2 महीने प्रीलिम्स फोकस स्टडी करा। मैंने इसके लिए मैं कुछ बुक्स का लिस्ट देना चाहूँगी, जैसे कि मैंने बिहार स्पेसिफिक स्टडी लूसेंट बुक से करी है, और बाकी तो जो भी बेसिक स्टडीज़ है, जैसे कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास रमेश सिंह है। जो चीज़ मैंने प्रेफर करी है, मृणाल की भी बुक्स, मृणाल की भी हैंडबुक काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके से मैंने स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री की, मैंने सारी बुक लिस्ट उन चीज़ों को अच्छे से, जो बेसिक स्टडी है वो कहीं ना कहीं मेरा पहले से तैयार था। मैंने 2 महीने पहले से स्पेशली बिहार ओरिएंटेड स्टडी, और साथ में जो करंट अफेयर्स, क्योंकि बिहार में जो करंट अफेयर्स पूछते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स पूछते हैं दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट्स व्हाट आई फील। ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा अलग है बाकी से। तो इसके लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेटेड वे में स्टडी करनी ही होती है। तो मैंने वही करा, और मैंने जो भी बिहार के करंट अफेयर्स पढ़े हैं वो ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही पढ़े हैं, यूट्यूब के बहुत सारे चैनल से पढ़ लिए मैंने, और इस तरीके से मैंने इसे तैयार किया प्रीलिम्स को 2 महीने पहले से। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बीपीएससी में आपके पास एक एज होता है कि उसमें एक तो 10 क्वेश्चंस आते हैं जो क्वांट या फिर जिसको आप एप्टीट्यूड बोलते हैं उससे आते हैं। तो मैंने ये तो मेक श्योर करा कि आई स्कोर 10 on 10 या फिर मिनिमम 10 on 9 ऑन दोज 10 क्वेश्चन। उसके अलावा 20 to 25, 30 क्वेश्चंस पूछते हैं जो साइंस एंड टेक से होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता ही है,
कि क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो सारी चीज़ें पढ़ रखी होती है। तो मैंने ये भी मेक इंश्योर करा कि वो जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस है वो मुझसे बिल्कुल ना छूटे और मैं एटलीस्ट इन दोनों ये जो इजी पोर्शंस है इसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ। तो और ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी सब लोगों को कि अगर आप इन दोनों एरियाज़ को अपने कमांड में कर लेते हैं तो आपके 30 मार्क्स तो एटलीस्ट एकदम फिक्स हो जाते हैं। और जो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा मार्क्स, बहुत ह्यूज मार्क्स है, क्योंकि ऑब्वियसली कट ऑफ के लिए यहाँ एक मार्क्स की लड़ाई होती है। तो फिर इस तरीके से मैंने बीपीएससी, इसके अलावा बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी होता है, वो उसके लिए आपको कुछ स्टैट्स एंड फिगर्स फैक्ट्स जानने होते हैं। तो मैंने वो सब चीज़ें भी प्रिपेयर करी। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से मैं बिल्कुल लग गई थी इस चीज़ में कि हाँ अब तो सिर्फ बीपीएससी प्रीलिम्स है। मैंने फोकस्ड उसी चीज़ को लेके स्टडी करा। फिर बीपीएससी प्री हो गया और उसके बाद फिर मैंने जब बीपीएससी प्री हो गया तो ऑब्वियसली मैंने इससे पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी थी। 2018 ऑनवर्ड से मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। और एक और चीज़ थी कि चूँकि मैं ऑलरेडी अपीयर हो चुकी थी 64th में, तो कहीं ना कहीं अंदर से ये था कि हाँ एक एक्सपीरियंस, अगर आपके पास पहले से मेंस एग्ज़ाम में बैठने का एक्सपीरियंस होता है तो आई फील कि डेफिनेटली यू हैव एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स, बिकॉज आपको ये पता होता है कि आपने पिछले बार किन चीज़ों में लैग कर रखा है या फिर आपको उस माहौल में लिखने में कठिनाई हुई थी या टाइम क्रंच हुआ था, ये आपको कहीं ना कहीं पता होता है। तो मैंने इन सब चीज़ों से भी सीख लिया, क्योंकि 64th बीपीएससी के टाइम में मैंने कुछ चीज़ें फेस करी थी क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा उस समय नहीं थी। तो मैंने बिल्कुल इस चीज़ पे अच्छे से वर्क कर लिया और कंटिन्यूसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। इस चीज़ का एक और मैं बोलूँगी कि हमें जैसे कि जो चीज़ें मैं करती हूँ कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा मैं जो टॉपर्स के आंसर्स होते हैं उसी में रेगुलरली पढ़ती थी। कहीं से मेरा भाई मुझे डाउनलोड करके भेज देता था, मैं बिल्कुल उस चीज़ को पढ़ लेती थी। मैं उस चीज़ को पढ़ लेती थी और इसके अलावा मैं अपने भाई के लिखे हुए आंसर्स को भी चेक करती थी। तो मुझे ये फील होता था कि हाँ मैं इसमें और कितना ऐड कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी जो ये टॉपर्स की आंसर राइटिंग और साथ में मेरे भाई के जो आंसर्स वगैरह रीड करने और उसे करेक्ट करने की जो आदत थी उसने मुझे आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करा है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप दूसरे को जज कर रहे होते हो किसी भी आंसर बेसिस पे तो आप उस चीज़ में आप खुद को ज़्यादा परफेक्ट बना लेते हो। आप जहाँ भी लैक कर रहे हो उस चीज़ में आपको पता होता है कि हाँ आप इस चीज़ को और बेटर आप लिख सकते हो। तो इन सब चीज़ों ने कंबाइंडली मुझे मेरी जो हॉलिस्टिक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी जो हॉलिस्टिकली कवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि आपका कोई भी आंसर होता है उसमें आपको सारे डायमेंशंस कवर करने होते हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों से अच्छे से सीखा, वेल प्रैक्टिस करा आंसर राइटिंग और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। कहीं ना कहीं मैंने रैंक 2 अचीव किया है 65th बीपीएससी में, काफ़ी कुछ सीखा है 64th बीपीएससी से। तो मैं फिर बेसिकली मेंस के लिए आपके पास 6-7 महीने होते हैं आफ्टर प्री, और जैसा कि मैंने बोला कि उससे पहले से आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई कर लेनी चाहिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह की। बाकी 6-7 महीने आप मेनली टारगेट दो मेंस पे, क्योंकि वो भी टाइम एनफ होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले मेंस हो चाहे प्री हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड पता होने बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कुछ क्वेश्चंस तो प्री में हो चाहे मेंस में हो वो रिपीट होते हैं। तो अगर आपने उन चीज़ों को पहले से अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो आप उसमें टाइम सेव कर लोगे। और टाइम कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है उस 3 घंटे में, तो ये तो हर इंसान को पता है। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया अलॉन्ग विद जो भी मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। अब पेपर 1 की बात करूँ, जीएस पेपर 1 की, मेंस जो एग्ज़ाम होता है उसमें 3 पेपर्स होते हैं जिसके मार्क्स आपके ऐड ऑन होते हैं। जीएस पेपर 1, पेपर 2 और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट इज कैरिंग 300 मार्क्स। इसके अलावा एक और पेपर होता है जो हिंदी का होता है बट दैट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर।
तो जीएस पेपर 1 की मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो इसमें आपके हिस्ट्री होते हैं, स्टैट्स वाले पोर्शन होते हैं और बीच में करंट अफेयर्स वाले पोर्शन होते हैं जो, और इन करंट अफेयर्स में मेनली आपके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इशू मुझे लगा ऐसा कि ऐसे पूछे जाते हैं। तो फिर मैंने ये जो पार्ट 1 होता है जीएस पेपर 1 का, यानी कि हिस्ट्री वाला पोर्शन, तो इस चीज़ को तो मैंने कहीं ना कहीं पहले से प्रैक्टिस कर रखा था, क्योंकि आपको पता होते हैं जैसे कि कुछ आर्ट्स होते हैं, मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, ये सब चीज़ें हर साल इंटरचेंज करके कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं कि अगर इस साल ये पूछा है तो ज़्यादा चांसेस होती है कि अगले साल ये पूछेंगे। तो फिर मेरा वहाँ पे टाइम सेव हुआ। बट हाँ, वन थिंग आई विल ऐड अपॉन कि मैंने स्टार्ट हमेशा स्टार्ट से करा है। मैं इस चीज़ को इंश्योर करती हूँ कि स्टैट्स के जो 2 क्वेश्चन है 36 मार्क्स के, उस चीज़ को मैं परफेक्टली बना के आऊँ। तो मैं इसने स्टार्ट से करा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो शुरू में, तो उस समय आपका दिमाग सबसे फ्रेश होता है, तो आप इजीली बिना गलती किए उस चीज़ को बना सकते हो। तो ये चीज़ मैंने करी कि मैंने सबसे पहले स्टैट्स को अटेम्प्ट करा एंड मेक इंश्योर करा मैंने कि वो जो 72 मार्क्स है वो मुझसे बिल्कुल कहीं नहीं छूटे, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा तो एग्जामिनर्स नहीं काटते होंगे अगर आपके आंसर्स वगैरह सही हो, बिकॉज बाकी तो सब्जेक्टिव चीज़ है। उसके बाद मैंने हिस्ट्री वाला पोर्शन अटेम्प्ट करा, क्योंकि वो मैंने बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रखी थी। फिर जो सेकेंड बार जो पार्ट 2 था उसका, यानी कि करंट अफेयर्स वाला, फिर मैंने उसे अटेम्प्ट करा। और ऑब्वियसली पहले की जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी उसने मुझे स्पीड दिया जल्दी से जल्दी सोचने के लिए। मुझे जो जल्दी सोचने वाला पार्ट आता है, ये कहीं ना कहीं जो मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी उसी से हुआ। मैंने टाइम पे पेपर ख़त्म किया। फिर जीएस पेपर 2 की मैं बात करूँ तो वो थोड़ा डायनेमिक नेचर का मुझे लगा, क्योंकि उसमें पॉलिटी होते हैं, साइंस एंड टेक होते हैं, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह होते हैं। तो आप उस पेपर को भी मैंने सही से प्रॉपर अटेम्प्ट करा। मैंने सबसे पहले तो साइंस एंड टेक और पॉलिटी के क्वेश्चंस करे, और फिर जीएस पेपर 2 के जो पार्ट 2 वाला पोर्शन है उसे मैंने अटेम्प्ट करा। बट हाँ, और फिर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जैसे लोगों को लगता है, एक मिथ है लोगों में कि आपको कहीं जगह मैंने सुन रखा है कि पेपर्स भरने होते हैं आपको, जैसे कि आपको 36 पेजेस आई थिंक मिलते हैं अराउंड बीपीएससी के हर पेपर में। तो आपको लोगों को लगता है कि द मोर लेंथियर यू राइट द मोर यू विल गेट, बट मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा है, क्योंकि सिर्फ लिखना, मैं ये नहीं बोल रही कि लेंथी मत लिखो, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपने उसमें सारे डायमेंशंस को नहीं कवर कर रखा है तो ऑब्वियसली आप कितना भी लंबा लिख लो तो वो मार्क्स फेचिंग नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आप आंसर्स लिखते हो तो उसमें सारे डायमेंशंस को कवर करो, और वो कहीं ना कहीं अगर आप सारे डायमेंशंस को कवर करते हो तो वो 3-4 पेजेस का, 3.5-4 पेजेस का तो हो ही जाता है। तो आपको लेंथ की चिंता करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट है तो फिर आप ऑब्वियसली उस चीज़ को हॉलिस्टिकली कवर करके अच्छे से आंसर लिख के सारे पेजेस ने जितने भी होते हैं आपके नेसेसरी, रिक्वायर्ड एंड अंटिल योर सेटिस्फैक्शन। जैसे कि मैंने ये चीज़ें पहले भी बोली हैं कि मैं किसी भी आंसर को कंप्लीट नहीं मानती थी अंटिल अनलेस आई फेल्ट कि हाँ सेटिस्फाइड है, मुझे इससे ज़्यादा अब इसमें नहीं आता है, मैंने सारे डायमेंशंस को कवर कर लिया इसमें। तो ये तो हुई जीएस पेपर 2 की बात, पेपर 1 की भी बात। अब मैं कमिंग टू माय ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पेपर 3 था, तो मैंने कुछ गलतियां करी थी अपने 64th बीपीएससी में, जिस चीज़ को मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मैंने लास्ट टाइम ऑप्शनल पेपर में 70 to 80 मार्क्स के क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, क्योंकि हमारे ऑप्शनल पेपर जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें एक पोर्शन आता है फॉर्ट्रन लैंग्वेज का, जो फॉर्ट्रन प्रोग्रामिंग होता है। तो मैंने उस पार्ट को कहीं ना कहीं सीरियसली नहीं लिया था, और मैंने कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देख रखे थे, इसीलिए मुझे वहाँ जाके एग्ज़ाम में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी लास्ट टाइम, और मैंने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया था। बट इस टाइम मैंने इंश्योर करा कि मैं फॉर्ट्रन लैंग्वेज को भी अच्छे से पढ़ के जाऊँ ताकि मेरा ऑप्शनल पेपर अच्छा हो। और इस बार मैंने अपने ऑप्शनल पेपर पे इंक्लूडिंग दैट फॉर्ट्रन लैंग्वेज मैंने वर्क करा, और वो अकेले 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो यू कैन थिंक कि 50 मार्क इज मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस। DKT State PCS,
अगर आप केवल स्टेट पीसीएस के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए डीकेटी स्टेट पीसीएस। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। As compared to what I scored in 64th BPSC. तो ये हुई मेरी ऑप्शनल पेपर जीएस पेपर 1, पेपर 2 और हिंदी का। तो जैसे आप लोग सबको पता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब इसके बाद मैं बात करूँ इंटरव्यू की। तो आपका जब भी मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होता है या फिर वंस आप मेंस लिख लेते हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ हो जाएगा, और नहीं भी है इन केस अगर आपको लगता है कि मैंने इस बार पेपर में कुछ चीज़ें को नल करके आई हूँ या नल करके आया हूँ और शायद मेरा ना हो, तो भी मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि डोंट गेट डिप्रेस्ड इन दैट, क्योंकि आपको अपने आंसर्स को आपके आंसर्स को आप नहीं, अब एग्जामिनर जज करेगा। तो ऑब्वियसली अब एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, और क्या पता आपने मे भी कुछ क्वेश्चंस छोड़े भी हों बट एग्जामिनर्स ने आपको अच्छे मार्क्स दिए हो। सब्जेक्टिव पेपर है, सारे एग्जामिनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आंसर को देखने का अलग अलग होता है। तो आप फिर भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव रह के अगर इंटरव्यू का तैयारी करो। एक इंटरव्यू के बारे में एक बात बोलना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि इंटरव्यू 2 महीने में प्रिपेयर हो जाता है, 3 महीने में प्रिपेयर हो जाता है, या फिर 1 मंथ ऑफ रिग्रेस अगर आप इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट्स लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट आई थिंक कि इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो एक हॉलिस्टिक आपका ओवरऑल डेवलपमेंट शो करता है। जैसे कि जो मेरा एटीट्यूड है बचपन से, या फिर मैंने जो एज अ ओवर अ टाइम कल्मिनेट करा है अपने अंदर, उस चीज़ का रिफ्लेक्शन है ये इंटरव्यू प्रोसेस में। तो फिर मुझे लगता है कि इंटरव्यू सिर्फ 2-3 महीने की चीज़ें नहीं है, ये आप जो हमेशा से अपना एटीट्यूड रख रहे हो उस चीज़ का रिफ्लेक्शन है। तो मैं ये चीज़ें बोलना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी सिविल सर्विसेज, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूपीएससी हो, आप डे 1 जब से आप उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तब से आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं डेवलप होना शुरू हो जाती है। आप एक अच्छे इंसान, आप एक समझदार इंसान जो सोसाइटी की हर चीज़ों को समझने के काबिल हो जाता है, वैसा बनने लगते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी एटीट्यूड उस दिन से ही डेवलप होना शुरू हो जाती है। लास्ट में जो आपको करना होता है वो है ये ब्रशअप करना कि हाँ, जैसे मैं जो भी करंट अफेयर्स वगैरह चल रही है, करंट इश्यूज चल रहे हैं, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे से रिलेटेड लोग जो जुड़े हैं, या फिर मेरे एरिया से जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, इन कुछ चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए, रिगार्डिंग फैक्ट्स, फिगर्स और भी कुछ चीज़ें। बट वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर आपसे केस स्टडीज़ वगैरह भी पूछे जाते हैं, केस स्टडीज़ पूछे जाते हैं। इसके अलावा वो आपसे बहुत आउट ऑफ कोर्ट वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको लगेगा कि अरे मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। इसलिए मैंने ये चीज़ कहा कि ये आपका एक कल्मिनेशन प्रोसेस है, एक थॉट डेवलपमेंट का प्रोसेस है जो इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए आप हमेशा इस चीज़ पे वर्क कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाइए, क्योंकि वो चीज़ आपका इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट होगा। मुझे लगता है मुझे इस चीज़ में काफ़ी एडवांटेज मिला है, बिकॉज 64th बीपीएससी में जब मेरा दीप्ति झा मैम का बोर्ड था तो आई सिक्योर्ड 90 मार्क्स विच वॉज द हाइएस्ट इन 64th बीपीएससी इन इंटरव्यू। तो मुझे लगता है अभी 65th बीपीएससी का मार्क्स आउट नहीं हुआ है, बट जब भी होता है तो देखते हैं व्हाट्स माई परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू दिस टाइम। बट मैं यही बोलना चाहूँगी इंटरव्यू को लेके कि आप अपनी पर्सनालिटी को उस 2-3 महीने में डेवलप करने के लिए नहीं छोड़ सकते। आपको ये इंश्योर करना है कि वो चीज़ें ऑलरेडी डेवलप हो रही है आपके अंदर। फिर और इसके अलावा लोग कमिंग ऑन टू कि टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज, ये कोचिंग क्लासेस जो लोग लेते हैं, तो मैंने तो जैसे पहले ही बताया कि मैंने टोटली सेल्फ स्टडी करके रखी है। तो फिर मैंने ना कोई मॉक टेस्ट दिए ना मॉक इंटरव्यूज़ दिए। बट प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मॉक टेस्ट वगैरह आप बिल्कुल इस चीज़ को गो ऑन कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। हर इंसान, हर टॉपर की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, तो मेरी स्ट्रैटेजी ज़रूरी नहीं है आपको सूट करे। इफ़ इट सूट्स यू देन इट्स ओके।
अदरवाइज ऑल्सो यू कैन गो ऑन। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि टेस्ट वगैरह दीजिए। मैंने नहीं दिया बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और कहीं ना कहीं आपको और बेटर बनाती हैं, मॉक टेस्ट वगैरह। और अगर मॉक इंटरव्यू आपको ज़रूरी लगता है तो वो भी कीजिए। आई वॉज ब्लेस्ड इनफ कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा परिवार था जिनका सपोर्ट था मेरे लिए। तो ये रही मेरी स्ट्रैटेजी की बात, जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी बता सकूँ मैंने रैंक 2 कैसे हासिल किया है। तो नाउ कमिंग अपॉन टू कंक्लूजन, आई वुड से कि हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं, ये मैसेज मेरा सारे पेरेंट्स को लेके भी है कि प्लीज़ अपने बच्चे पे कभी दबाव मत दीजिए, कभी दबाव मत दीजिए। वो जो करना चाहते हैं उसमें उन्हें फ्री छोड़िए और उन्हें हमेशा सपोर्ट कीजिए। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी की बात। और ऑब्वियसली मैं एक चीज़ पहले से फिर से बोल दूँ कि ज़रूरी नहीं है मेरी स्ट्रैटेजी आपको सूट करे। तो क्योंकि ये गलती कभी मत कीजिएगा कि किसी भी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो कर ले। जो स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है प्लीज़ गो विद दैट। अब मैं बोलना चाहूँगी, लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगी कि पेरेंट्स का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम प्रोसेस में, क्योंकि ये एग्ज़ाम मुझे लगता है कहीं ना कहीं माइंड गेम भी है। बिकॉज आप अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, इसमें 3 अलग अलग स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और कभी कभी ये अच्छा खासा टाइम ले लेता है। तो ऑब्वियसली आपको मेंटली इस चीज़ को लेकर स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप इस चीज़ के थ्रू सेल ऑन करोगे। और इसलिए पेरेंट्स उनके बच्चे करना चाहते हैं, उनको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए बिना किसी बर्डन दिए या फिर किसी टेंशन से, बाकी टेंशन से दूर रख के। जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली ने हर टेंशन से दूर रखा। उन्होंने इंश्योर करा कि मैं बस अच्छे से पढ़ाई करूं। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सिविल सर्विसेज में जाए। आपके बच्चे अगर किसी और फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप उन्हें उस फील्ड में हाइट्स टच करने के लिए मोटिवेट कीजिए। बिकॉज ऑब्वियसली हर इंसान का अलग अलग टैलेंट है। बोला भी जाता है कि फिश कैनॉट क्लाइंब अ ट्री बट दैट डजंट मीन किड कैनॉट स्विम। ऑब्वियसली वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा है। तो आप इंश्योर करें कि आप अपने बच्चों के साथ रहें, उन्हें एनर्जी दें, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएं उनका, ताकि उन्हें आगे लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं हो। वो इस एग्ज़ाम को क्या, या वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो उसे प्रॉपरली सेल थ्रू कर लें। और इसके अलावा ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा खुश रहिए, एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखिए। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप इसमें नई चीज़ों को सीख रहे हैं, इस चीज़ को इंडोर्स कीजिए, क्योंकि आप बहुत बेहतर पर्सन बनेंगे इस एग्ज़ाम प्रोसेस के दौरान। तो फिर ऑब्वियसली आप हमेशा एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखिए। ये कभी मत सोचिए कि नहीं होगा। मैंने हमेशा से ये सोचा था और आई एम ब्लेस्ड ऑल्सो कि मैंने जो भी सोचा वो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ। इसलिए मुझे ये चीज़ें फील होती हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी पॉजिटिव वाइब्स है वो सराउंडिंग्स में स्प्रेड होकर जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उसको कन्वर्ट करती है रियलिटी में। तो इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचिए, सही सोचिए, कभी डिप्रेस नहीं होइए। बीइंग अ स्टूडेंट एक और चीज़ होती है कि हर इंसान के लाइफ में ऐसा होता है कि यू गो ऑन थ्रू हाई एंड लो टाइड्स। तो जब आप लो टाइड्स पे हो तो आप परेशान ना हो, हेल्प लें मोटिवेटर्स की। और इस चीज़ को इंश्योर करें कि क्योंकि अगर लो टाइड्स आए तो हाई टाइड्स भी आएंगे। इस चीज़ के टाइम डिप्रेस नहीं होना है, एटीट्यूड बनाए रखिए, मेहनत कीजिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। कंसिस्टेंट रहिए, अपने लिए लॉयल रहिए, अपनी मेहनत के लिए ऑनेस्ट रहिए, मेहनत कीजिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वरुण कुमार है। मैंने 65वीं बीपीएससी की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और साथ ही साथ मैंने यूपीएससी 2020 की परीक्षा में 697वां रैंक प्राप्त किया है। बीपीएससी के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं।
मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में नालंदा जिला में बिहार शरीफ है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूलिंग सैनिक स्कूल नालंदा से की है 10th तक, जो कि राजगीर बिहार में ही स्थित है। उसके बाद मैं 11th-12th के लिए चिन्मया विद्यालय बोकारो गया था, जो कि झारखंड में है। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है। और फिलहाल मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में भी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। मैंने बीपीएससी और यूपीएससी दोनों की तैयारी है जो 2018 से ही शुरू कर दी थी। और यहाँ पर हम बात करते हैं बीपीएससी की। तो बीपीएससी में क्या है, जैसा यूपीएससी होता है वैसे ही बीपीएससी है। सारे स्टेट कमीशंस इसी तरह से एग्ज़ाम लेते हैं। 3 फेजेज में आपका एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो हम बारी बारी करके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की बातें करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो उसमें किसी भी कैंडिडेट को सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि आपको 150 के 150 क्वेश्चन सॉल्व करके आने चाहिए, क्योंकि कुछ नेगेटिव तो है नहीं, तो आप हमेशा रिस्क ले सकते हैं सारे 150 क्वेश्चंस करने का। अब थोड़ा सा बात करते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस पे। उसमें रहता है सबसे पहले हिस्ट्री आपका, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। फिर रहती है आपकी पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। फिर रहता है आपका ज्योग्राफी रहता है। फिर रहता है आपका इकोनॉमी। फिर रहता है इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। फिर होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और एक इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सिंस इसमें सीसेट जैसा कोई पेपर नहीं होता है, तो इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं जो कि मेन प्रीलिम्स पेपर में ही होते हैं, पेपर 1 में ही होते हैं। वो 10 क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड होते हैं। और इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स आते हैं जो कि इंडिया से, इंटरनेशनल से और बिहार से पर्टिकुलरली रिलेटेड होते हैं। तो बाकी सब कुछ यूपीएससी की ही तरह है। इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा बीपीएससी से स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ती है। जैसे आपने थोड़ा बिहार का डिटेल में हिस्ट्री पढ़ लिया, या बिहार की ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ ली, या बिहार का पॉलिटी, बिहार में जो पॉलिटिक्स है, जो लेजिस्लेचर है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लिया, बिहार की जो इकॉनमी है, कैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या सर्विसेज सेक्टर बिहार में है, उसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया। तो ये सारी चीज़ें बिहार में स्पेसिफिक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आप कौन कौन सी किताब को, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, वो कौन कौन से हैं जिसको रेफ़र करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हिस्ट्री पे हम आते हैं। तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री होती है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी और आर.एस. शर्मा जो एंशिएंट हिस्ट्री की किताब लिखते हैं, ये दोनों कर सकते हैं आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। और फिर मिडाइवल के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई कर सकते हैं, वो इनफ होगा, क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री में एनसीईआरटी ने काफ़ी डिटेल में चीज़ें कवर की है। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्रा और एनसीईआरटी काफ़ी सिमिलर से ही किताबें हैं, तो वो आप दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ी गहराई में बातें जानने के लिए या थोड़ा नोट्स फॉर्मेट में चीज़ों को जानने के लिए आप स्पेक्ट्रम को रेफ़र कर सकते हैं। फिर आती है हमारी पॉलिटी। पॉलिटी के लिए एक किताब मैंने पढ़ी थी, लक्ष्मीकांत, जो कि मैं समझता हूँ कि मोर देन एनफ है। और इसके अलावा आपको किसी और किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बीपीएससी की परीक्षा के लिए। फिर आते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में क्या है, एनसीईआरटी की जो 4 किताबें हैं 11th-12th की, फंडामेंटल्स और फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, इन चारों किताबों को आप पढ़ लीजिए, इससे आपका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। फिर इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी के लिए मैंने, सिंस मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर भी एक श्रीराम आईएएस का इंडियन इकोनॉमी आता है, तो वो मैं पढ़ा करता था, तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हल हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं एक थोड़ा बिहार से रिलेटेड जो भी रहता है। तो बिहार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आप कर सकते हैं कि एक अरिहंत का आता है, नो योर स्टेट, अपने राज्य को जानिए, वो अरिहंत की आप बिहार की किताब ले सकते हैं, वो पढ़िए। या फिर एक केबीसी नैनो का किताब आता है, बिहार समग्र करके, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों किताबों से आपका बिहार है जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे करंट अफेयर्स क्या है कि बिहार के लिए हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए मैं काफ़ी चैनल्स रेफ़र करता था यूट्यूब पे, जैसे स्टडी IQ एजुकेशन है, या एडुटेरिया है, या एक ISPCS फैक्ट्री है। इन चैनल्स पे स्टडी विद दीपक भी है, इन चैनल्स पे है जो काफ़ी सारे बिहार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुआ करते थे। और हाँ, इसमें एक और बात है, जैसे बिहार इकॉनमी है, तो इसके लिए आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का जो बजट आता है, जो बिहार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे होता है अवेलेबल, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं SSG की।
जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आता है बीपीएससी के प्रीलिम्स में, वो आपको एक तो थोड़ा सा पास्ट ईयर के ट्रेंड्स पे आता है काफ़ी ज़्यादा, कि सिमिलर से क्वेश्चन होते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि लूसेंट की एक किताब आती है जनरल साइंस की, वहाँ से काफ़ी आसानी से कवर किया जा सकता है। और बिहार में जैसे इन्वायरमेंट वगैरह जो टॉपिक्स हैं, ये इस पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। तो जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो उससे आप इन्वायरमेंट के भी सेक्शंस कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि बीपीएससी की परीक्षा, जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है, उसके लिए मॉक लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं समझता हूँ कि मॉक जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि आपको कितने सारे क्वेश्चंस करने हैं, कितने टाइम में करने हैं, और टाइम मैनेजमेंट का भी काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि आप वहाँ से जानेंगे कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं, और आप कितना टाइम उस पर डिवोट करना चाहिए प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। क्योंकि आपके पास समय 2 घंटा ही होता है, तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले करना है, ताकि वहाँ से कॉन्फिडेंस आए। तो इसके लिए जो है ज़रूरी है मॉक देना, और आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने का। कम से कम 30, 35, 40 मॉक्स तो आपको देने ही चाहिए किसी भी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए। तो आप ये कोशिश करिए, क्योंकि मॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रीलिम्स के पेपर में। अब हम बात करते हैं मेंस पे, प्रीलिम्स से आगे बढ़ते हैं, जो कि दूसरा फेज होता है मेंस, उसकी बात करते हैं। तो इसमें आपके 4 पेपर होते हैं। एक तो होता है हिंदी का पेपर, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो आपको उसमें 33% मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो काफ़ी ईजी सा होता है, वो आप कर सकते हैं। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ 1-2 मॉक पेपर आप लिख के जाइएगा, ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना लगे। जो भी पूछते हैं वहाँ पर्यायवाची या विपरीतार्थक शब्द वगैरह, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वगैरह, या फिर वो थोड़ा ऐसे वगैरह पूछते हैं, तो ये आप 1-2 मॉक हमेशा दे के जाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद होता है एक GS1 होता है, फिर GS2 होता है, और एक ऑप्शनल पेपर होता है। तो GS1 में क्या होता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहते हैं। एक उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन होता है, और उसमें जो तीसरा टॉपिक है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि देश और दुनिया भर में करंट इवेंट्स चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी, वहाँ से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो GS1 में क्या है, मैंने देखा है कि बीपीएससी जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से खास करके, वो काफ़ी सिमिलर से पूछती है। अगर आप पिछले 10-12 साल का पास्ट ईयर्स करके जाते हैं, तो आप काफ़ी आसानी से बीपीएससी के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं उसको आप कर सकते हैं। जैसे काफ़ी कॉमन से टॉपिक्स हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर से बीपीएससी हर साल है जो या तो पाला आर्ट पूछता है, या कलम पेंटिंग्स जो बिहार में फेमस है उसके बारे में पूछता है। फिर उसी तरह से आर्किटेक्चर में थोड़ा मुग़ल आर्किटेक्चर पूछ देता है, जो बिहार का मिडाइवल आर्किटेक्चर है वो पूछ देता है। फिर जो पालास के समय में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर था उसके बारे में पूछ देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें एक और टॉपिक है जैसे एजुकेशन से हर साल ही बीपीएससी में एक सवाल होता है हिस्ट्री में, कि कैसे एजुकेशन सिस्टम इंडिया में डेवलप किया। और फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स वगैरह हुए हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चाहे खिलाफत मूवमेंट, और इन सब से रिलेटेड जो बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। और मैंने देखा है कि बीपीएससी ज़्यादातर है जो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर पे फोकस करता है अपने क्वेश्चंस में। तो इन दोनों को तो आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर लें। हिस्ट्री एक काफ़ी आसान लगेगा आपको, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो है जो पास्ट ईयर के बेसिस पे ही होता है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं हिस्ट्री काफ़ी आसानी से। और दूसरा होता है जो स्टैट्स का पार्ट होता है, जो डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे 9th-10th की बुक्स आती है, जिसमें डेटा, जो मैथ का बुक होता था NCERT का, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। या फिर KBC नैनो की एक किताब आती है जो मेंस के लिए होती है, तो उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ से आप वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स फेच किए जा सकते हैं। 72 मार्क्स का होते हैं, दो क्वेश्चन होते हैं 36 नंबर्स के, तो ये आप कर सकते हैं। और यहाँ से आपको कम से कम 36 में तो कम से कम 30-32 मिल जाएगा आराम से, अगर आपने सारा सही तरीके से किया और आप सही आंसर तक पहुँच गए हैं। तो मैं समझता हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल ही काफ़ी ध्यान से करें। और फिर तीसरा जो है उसमें करेंट अफेयर्स जो आता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का,
तो वहाँ के लिए जैसे मैं क्या क्या करता था कि मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, क्योंकि मैं यूपीएससी बीपीएससी दोनों की ही तैयारी कर रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया था कि दोनों की तैयारी करता था। तो मैं न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू पढ़ा करता था, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ों का काफ़ी आइडिया लग जाता था। अच्छा, जब द हिंदू की बात की है मैंने, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आप इनिशियली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग्स होते हैं जो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है कि क्या है यार इसका मतलब, कि बार बार आपको डिक्शनरी में देखना पड़ता है कि मतलब इसका वर्ड मीनिंग क्या है, और आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड भी फील कर सकते हो कि शायद आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जो कि मैंने भी किया था इनिशियली। तो मैं क्या क्या करता था कि इनिशियली जब 1-2 महीने न्यूज़पेपर पढ़े मैंने, तो मैं जो नए वर्ड्स होते थे जो मुझे नहीं आ रहे होते थे, मैं सिर्फ वही लिखता था। 1-2 महीने मैंने कम से कम 700-800 वर्ड्स लिख लिए होंगे। और इसमें यह हुआ कि हर दिन लिखने से क्या होता था कि हर दिन वो मेरे दिमाग में जाता था, कि वो मुझे धीरे धीरे याद होने लगा। तो अब 700-800 वर्ड नए वर्ड्स मैंने पढ़े, तो उसमें क्या हुआ कि 200-300 नए वर्ड्स तो बिल्कुल ही याद हो गए मेरे को, कि कोई दिक्कत नहीं होती थी जब मैं न्यूज़पेपर में उन वर्ड्स को इनकाउंटर करता था। तो ये आप ध्यान रखें कि इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि द हिंदू जिस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है वो काफ़ी मुश्किल है। हम लोग आम भाषा में उस तरह के वर्ड्स को नहीं यूज़ करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा अपना वोकैबुलरी पे वर्क करें और इंग्लिश के वर्ड्स पे भी ध्यान दें, ताकि आपको द हिंदू जो है पेपर काफ़ी आसान लगने लगे। क्योंकि वहाँ से भी मतलब जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के करंट अफेयर्स हैं, वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया लगेगा। तो ये आपको जो टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के करंट अफेयर्स, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये हो गई GS 1 की बात। और मैं समझता हूँ GS 1 में स्कोर करना काफ़ी इजी होता है बाकी सब सब्जेक्ट्स के मुकाबले। और अब करते हैं GS 2 की बात। GS 2 में क्या होता है कि आपका पॉलिटी होता है और इकोनॉमी होता है। तो पॉलिटी के लिए तो वही है, आपने जो लक्ष्मीकांत में पढ़ी है, काफ़ी डिटेल्ड बुक है, आपको किसी और अदर सोर्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़िए, पॉलिटी आपका बिल्कुल ही कवर हो जाएगा, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा बीपीएससी की परीक्षा के लिए। और फिर आते हैं हम इकोनॉमी में। तो बीपीएससी के मेंस की परीक्षा में क्या होता है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के जो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, ओवरलैपिंग होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, या फिर पॉवर्टी हो गया, या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये इकोनॉमी और ज्योग्राफी के इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन है नहीं, मतलब आप दोनों ही टॉपिक्स करिए अच्छे से। तो इसमें आपको GS पेपर 2 में क्या होगा कि आप जब आंसर लिखेंगे तो आपको इंटीग्रेट करने में काफ़ी आसानी होगी, कि जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो उसमें आपने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स डाल दिया, तो वो आपका आंसर काफ़ी बेटर हो जाता है। तो GS 2 में यही होता है, पॉलिटी और इकोनॉमी। और यहाँ पे मैं थोड़ा एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे बीपीएससी में क्या होता है कि 34 या 36 पेजेस वो देते हैं आंसर लिखने के लिए। तो आपको हर एक क्वेश्चन का इधर 4 और 5 पेजेस में आंसर है। तो मैं क्या करता था कि जैसे जो 5 पेजेस में लिखना होता था, उसमें मैं थोड़ा डायग्राम बना दिया करता था या फ्लो चार्ट बना दिया करता था, तो इससे वो स्पेस कवर हो जाता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब बीपीएससी आपको 34-36 पेजेस का ऑप्शन दे रही है, तो वो चाहते हैं कि आप उतना तो मिनिमम लिखो ही, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो उतना तो लिखते ही हैं। हाँ, क्वालिटी से भी फ़र्क पड़ता है, आपकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने बस भर दिया भरने के लिए और आपने जो लिखा है वो बिल्कुल ही बकवास हो। तो क्वालिटी भी मैटर करता है, लेकिन साथ ही साथ आपका पेज भी लगना चाहिए कि आपने लिखा है 4-5 पेजेस हर एक आंसर में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये हो गया हमारा GS 2 का। और अब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल की। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है एज एन ऑप्शनल काफ़ी कम लोग लेते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि हमारे देश में इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट्स काफ़ी कम हैं, और दूसरा रीज़न मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक्स के रिसोर्सेज काफ़ी कम अवेलेबल है मार्केट में। तो मैंने भी इसके लिए क्या किया था कि जैसे जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, तो अब मैं यूपीएससी की भी तैयारी करता था, तो मेरे को बीपीएससी इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी, क्योंकि दोनों के सिलेबस ओवरलैपिंग थे। तो इसमें जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, मैं वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए HL ओझा है। तो HL ओझा क्या है कि वो 1200-1500 पेजेस की किताब है, तो उसमें आपको नोट्स बना लेना चाहिए। वो उसमें इतना रिपीटिशन किया हुआ है HL ओझा की किताब में, हर एक कॉन्सेप्ट को है जो कम से कम उन्होंने 5-6 बार रिपीट किया है।
तो इससे एक अच्छी बात है कि आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी आराम से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। बट इसमें एक नुकसान है कि आप उस किताब को बार बार नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस किताब को पढ़ने में आपको कम से कम 20-25 दिन का समय लग जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा कि आप नोट्स बना लें। मैंने क्या किया था कि एच एल आहूजा के किताब को, उसके हर एक चैप्टर्स को मैंने 2 से 3 पेजेस में कंसोलिडेट कर दिया था, और मैक्सिमम 4, और वो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। हर एक चैप्टर को आप 2 से 5 पेजेस में कंसोलिडेट कर सकते हैं, कि उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। उससे ज़्यादा लग जाएगा तो आपको रिवाइज़ करने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। फिर सेकंड आते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है, वो भी एच एल आहूजा सर की ही आती है। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक सर ने कवर कर रखे हैं। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो हो ही गया, उसके अलावा मनी एंड बैंकिंग है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, तो ये सारे टॉपिक सर ने कवर कर रखे हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छी किताब है। और बीपीएससी के जो मैक्रो या माइक्रो के क्वेश्चंस आते हैं वो एच एल आहूजा के बाहर से नहीं आते हैं। और अगर आप थोड़ा पास्ट ईयर्स को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी सिमिलर पैटर्न पे ही आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एच एल आहूजा तो बिल्कुल ही बाइबल है बीपीएससी के लिए, कि मतलब वहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चन आता है, जहाँ जो कि कंपैरेटिव एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मॉडल्स वगैरह हैं, शेर-ऑलिन मॉडल, ये सारे, और बीओपी का एक सेक्शन होता है। तो इसके लिए एक किताब आती है एमएल झिंगन की, तो वो आप पढ़ सकते हो। या फिर जो इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट्स हैं उनको नॉलेज होगी, सेल्वाटोर की एक किताब आती है, फॉरेन ऑथर है, तो वो भी काफ़ी अच्छी किताब है। तो उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड और बीओपी के लिए आप ये दोनों किताब रेफ़र कर सकते हो। फिर जो इसमें एक जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें इंडियन इकॉनमी होती है, जहाँ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, बैंकिंग रिफॉर्म्स, इन सारे चीज़ों की बात की गई है। तो इसके लिए मैं जो पढ़ा करता था वो इंडियन इकॉनमी की किताब है एक, उमा कपिला की, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। इसके अलावा श्रीराम की इंडियन इकॉनमी आती है, वो आप कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर आप वैसे इन जनरल भी पढ़ते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर करंट में भी रहता है। जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, तो पिछले साल बीपीएससी ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा था क्वेश्चन। फिर उसी तरह से जैसे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज कर दी थी, तो एमएसएमई से भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। तो और इसमें एक और चीज़ है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में वो पूछते हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, या वर्ल्ड बैंक हो गया, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, और हाल ही में जैसे ब्रिक्स ने इस्टेब्लिश किया है फोर्टालेजा डिक्लेरेशन से जो बैंक्स हैं, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट या न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनके बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो ये आप ध्यान से कर लें। फिर इसके अलावा इसमें जो रहता है बैंकिंग रिफॉर्म्स हो गया, तो बैंकिंग रिफॉर्म्स आप कर सकते हैं किसी भी किताब से, या फिर वो आप गूगल करेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल्ड में बैंकिंग रिफॉर्म्स मिल जाएगा कि 1947 से लेकर आज तक भारत ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं बैंकिंग के सेक्टर में। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे करना, खास करके बिहार का। तो आप इंडिया का भी करिएगा, क्योंकि उससे आपको कंटेंट मिलेगा और लिखने में काफ़ी इम्प्रूव्ड लगेगा आंसर, काफ़ी अच्छा लगेगा आंसर जब आप इंडिया और बिहार दोनों को अपने आंसर में डालते हो, तो वो काफ़ी एक अच्छा आंसर लगता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट बिहार और इंडिया लेवल दोनों पे आपको ये करके ही जाना चाहिए। और तीसरी जो है, जो मैं देखता हूँ बीपीएससी हर एक दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन पूछ देती है, वो है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। ये फाइनेंस कमीशन के क्या रिकमेंडेशंस हैं, बिहार से रिलेटेड इसके क्या रिकमेंडेशंस हैं, तो ये आप एक टॉपिक है जो थोड़ा डिटेल में कर सकते हैं। और मोरलेस इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आप अगर पिछले 15 से 20 साल का क्वेश्चंस करके चले जाते हैं तो मुश्किल ही है कि कोई क्वेश्चन आपको बाहर से आएगा। 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो वो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको तो 8 में से 6 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आप वो स्किप कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपको नहीं भी आता होगा तो वो थोड़ा आप स्किप कर सकते हैं। और उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रायर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस टॉपिक से मेरे को करना है, उसी टॉपिक को मैं छूँ, क्योंकि आप वहाँ पे अगर गलत क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लेते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। जैसे कि मैंने यूपीएससी की परीक्षा दी थी, तो मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ही गलत कर लिया, जिसके कारण काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया और मैं एक क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। आप पहले से प्रायर प्लानिंग करके जाइएगा, और ताकि वहाँ पे आपको टाइम बचे और काफ़ी आसानी से मन शांत करके है जो अपना पेपर लिख सकें। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल या फिर कोई भी ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नंबर मार्क्स दिए जाते हैं, और वहाँ अगर आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं तो फिर आप जो इकोनॉमिक्स का मार्क्स है
ये आपका इकोनॉमिक्स है नहीं, मतलब जो कि बेसिकली ऑप्शनल के मार्क्स हैं, ये आपका डिसाइड करता है कि आपकी मेंस में रैंकिंग कहाँ पे होगी, मेंस में आप कहाँ पे हो, टॉप में हो, टॉप 100 में हो या बॉटम 100 में हो। तो ये आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल डिसाइड करेगा, या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी ऑप्शनल। तो ये हो गई हमारी मेंस से रिलेटेड बातें। GS1 हो गया, GS2 हो गया, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो गया, और हिंदी क्वालिफाइंग हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ ही साथ करते रहनी चाहिए, क्योंकि हर साल कोविड की इमरजेंसी नहीं होगी कि आपको काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए क्या है कि हमेशा आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना चाहिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है कंटिन्यूसली करते रहनी चाहिए आपको। अच्छा, मैं थोड़ा आंसर राइटिंग के बारे में बता देता हूँ कि आप जो आंसर्स लिखते हैं, हो सकता है आपको अच्छा लगे, बट हो सकता है वो एग्जामिनर को ना अच्छा लगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, जो भी आपके दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे रिव्यू करवाते रहिए आंसर्स, आप उनके आंसर्स रिव्यू करते रहिए, आप उनसे अपने करवाते रहिए। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आइडिया मिलते रहेगा लगातार कि क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्या कंटेंट और बेटर कर सकते हो आप। और इसके अलावा एक काम जो मैं किया करता था कि जैसे ये जो फोरम्स हैं, इनसाइट्स IAS, चाहे आयुष बाबा वगैरह, तो और भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं इस तरह के। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं कि कमेंट का सेक्शन जो होता है या फिर एक डिस्कस फोरम है, वहाँ पे बच्चे जो हैं एस्पिरेंट्स अपने आंसर्स अपलोड करते हैं और वो दूसरों को बोलते हैं कि कृपया मेरा आंसर रिव्यू कर दीजिए, काइंडली रिव्यू माय आंसर। तो मैं भी वही किया करता था कि मैं अपने आंसर्स पोस्ट करता था वहाँ पे और वहाँ पे लिख देता था कि काइंडली रिव्यू माय आंसर्स। तो कोई ना कोई एस्पिरेंट जो है मेरा आंसर रिव्यू कर देता था, गलतियाँ बता देता था, और मैं वही किसी और के में रिव्यू कर देता था और वहाँ पे उनकी गलतियाँ बता देता था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो एग्जामिनर को भी पसंद आना चाहिए। तो इसके लिए रिव्यूज़ लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपके आंसर्स कैसे हैं। तो चलिए, ये हो गए हमारे प्रीलिम्स की बातें, मेंस की भी बातें हो गई, और अब थोड़ा सा इंटरव्यू की बात करते हैं। तो BPSC का जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं समझता हूँ कि BPSC जो है ये बच्चों से इंट्रोडक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि जो आपका जो नाम है, जैसे उसमें कोई भी टाइटल लगा हुआ है, तो उससे क्या होता है आपका कास्ट, क्रीड या रिलीजन पता चल जाता है या धर्म पता चल जाता है। तो इससे क्या हो सकता है कि एक बायसनेस क्रिएट हो सकता है। तो ये BPSC अवॉइड करती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ताकि ये किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये एक चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि UPSC को BPSC से सीखना चाहिए, कि एग्ज़ामिनर्स को जो है जो इंटरव्यू के बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं रहनी चाहिए कैंडिडेट की, कि वो SC है या ST है या हिंदू है या मुस्लिम है या किस जगह से बिलोंग करता है। ये नहीं रहना चाहिए उनको इन्फॉर्मेशन, ताकि किसी भी तरह की बायसनेस क्रिएट ना हो और कोई भी जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चा है उसको किसी तरह का डिसएडवांटेज महसूस ना हो। तो ये एक बात है। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू में जो होता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो जो सवाल है, जैसे मैं इंटरव्यू रूम में जब घुसा था, जब अंदर गया था, तो मेरा शायद कीर्ति मैम का बोर्ड था, तो उन्होंने मैं इंटरव्यू लिया था मेरा। वहाँ पे 5 मेंबर्स रहते हैं, एक सेंटर में बैठा रहता है और 2 जो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, और 2 उनके लेफ़्ट में और 2 उनके राइट में। तो मैं जब सबसे पहले अंदर गया था तो मैंने ग्रीट किया था मेंबर्स को, चेयरपर्सन को। उसके बाद उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। तो मैंने बताया अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कुछ फैक्चुअल पूछे, कुछ कॉन्सेप्चुअल पूछे। फैक्चुअल में जैसे उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि इंडिया में किस किस इकोनॉमिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है, जो मैंने बता दिया था। फिर IMF की चीफ़ इकोनॉमिस्ट को नाम पूछ लिया उन्होंने, ये भी मैंने बता दिया था। फिर इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड बैंक की डायरेक्टर, जो कि वो भी इंडियन है, उनके बारे में पूछा। उनका मुझे नाम नहीं पता था, तो वहाँ पे मैंने सॉरी बोल दिया था कि माफ़ करिएगा, मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं कि जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया की इकोनॉमी पे, चाहे जो बैंक के मर्जर्स हो रहे हैं हाल फिलहाल में, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे बैंकिंग सेक्टर पे, चाहे जो कॉमन बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, चाहे उस समय काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था और अभी भी काफ़ी न्यूज़ में है ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है। जैसा देख ही रहे हैं, एयर इंडिया अब बिक चुका है। तो एयर इंडिया के बारे में भी सवाल हुआ था कि प्राइवेटाइजेशन करना सही है, नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो आपका जो ओपिनियन है
वो काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ने से बनेगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंस आता है न्यूज़पेपर्स का, जो भी हो, हिंदी हो या चाहे अंग्रेज़ी के न्यूज़पेपर्स हो, यहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। यहीं से आपके ओपिनियन डेवलप होंगे। क्या जैसे एफडीआई है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं इंडिया में, तो ये न्यूज़पेपर पढ़ने से आएगा। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो ये एक हो गया। दूसरा सवाल जो वो करते हैं, दूसरे तरह का जो सवाल वो करते हैं आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है। जैसे मेरा नालंदा था, तो नालंदा का काफ़ी रिच कल्चर एंड हेरिटेज है, तो वहाँ से वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं कि अब थोड़ा, जैसे मुझसे पूछा गया था कि बोध गया में जो महाबोधि टेम्पल है उस टेम्पल का स्ट्रक्चर बताइए। और नालंदा यूनिवर्सिटी पे सवाल हुए थे, ह्वेनसांग मेमोरियल पे सवाल हुए थे, थोड़ा बहुत बुद्धिज़्म पे हुआ था। फिर एक सवाल जो था सिचुएशनल क्वेश्चन, उन्होंने पूछा था कि आप अगर डीएम बना दिए जाएं या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बना दिए जाएं अपने ज़िले के, तो 3 चीज़ बताइए जो आप इम्प्रूव करना चाहेंगे। फिर जैसे एक और क्वेश्चन पूछा था, जैसे डीएसपी का क्वेश्चन था, तो वहाँ पे भी वो सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे मुझसे पूछा गया था कि एक जगह है जो कुछ गलत हो रहा है किसी इंसान के साथ, मतलब मॉब लिंचिंग वगैरह हो रही है उस इंसान के साथ, और दूसरी जगह डकैती हो रही है जो कि आपके पेरीफेरी के बगल में ही है, बिल्कुल ही पास में डकैती हो रही है, और जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो थोड़ी डिस्टेंस पे हो रही है, तो आप पहले कहाँ जाना प्रेफर करेंगे। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछा करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि एक बैलेंस्ड ओपिनियन लेना होता है। आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि नहीं, मैं मॉब लिंचिंग जहाँ हो रही है वहाँ मैं बचाने जाऊँगा, और यहाँ जहाँ जो डकैती हो रही है वहाँ मैं छोड़ दूँगा। फिर वो काउंटर क्वेश्चन कर देंगे कि आप कैसे एक को प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्राइम तो क्राइम होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच के एक बैलेंस्ड ओपिनियन लेना होगा। और इंटरव्यू काफ़ी स्मूथ होता है, वो आपको कंफर्टेबल करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इनिशियली नर्वस था, तो जो चेयरपर्सन मैम थी, उन्होंने मुझे पानी भी ऑफ़र किया कि बेटा आप पानी पियोगे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने कंफर्ट करने की कोशिश की, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। और फिर एक और चीज़ बोली थी उन्होंने कि बेटा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कि आप जो है कुछ अच्छा करके ही यहाँ तक पहुँचे, आप काफ़ी मेहनत करके पहुँचे हो यहाँ, तो इसीलिए आप आराम से बात करो कि कोई दिक्कत नहीं है, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है। तो इंटरव्यू में डरने जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है आपने काफ़ी मेहनत करके पढ़ाई करके वहाँ तक उस मुकाम तक आप पहुँचे हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ख़त्म होता है यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो भी तैयारी होता है, स्ट्रेटजी होता है। और मैं कहूँगा कि जो स्ट्रेटजी होता है वो बिल्कुल ही इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करिए, बट हाँ, जो आपको इसमें से अच्छा लगता है, जो नोट मेकिंग का प्रोसेस होता है, चाहे जो आपको अगर कुछ किताब अच्छा लगा हो, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान में दे सकते हैं, वो आप अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे, मैं नोट मेकिंग की बात हुई थी तो वो बताना चाहूँगा कि मैं नोट कैसे बनाता था, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि नोट्स कैसे बनाया जाए। तो नोट्स में मैं जैसे किसी किताब को लेता था तो फर्स्ट रीडिंग करता था, उसमें कोई मार्किंग नहीं करता था, फर्स्ट रीडिंग बस प्लेन रीडिंग करता था। सेकंड रीडिंग में मैं अपनी पेंसिल से मार्क किया करता था, तो उसमें क्या होता था कि थोड़ा कंटेंट छट जाता है। फिर तीसरी रीडिंग में हाइलाइटर से मार्क किया करता था, तो उसमें और भी कंटेंट छट गए। और फोर्थ रीडिंग में मैं जो अपने नोट्स में उतारा करता था, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था काफ़ी ज़्यादा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं अपने नोट्स में लिखा करता था। तो इससे क्या होता है, तो नोट मेकिंग से क्या होता है कि आपको रिवीजन में काफ़ी आसानी हो जाती है। आप काफ़ी आसानी से रिवीजन कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट को इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि नोट मेकिंग थोड़ा सा ज़रूरी है। बाकी बिल्कुल ही आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आप किताब पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो आप किताब पढ़ लो, नोट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपने बारे में बता रहा था कि मेरे लिए नोट मेकिंग काफ़ी हेल्पफुल रहा सारे ही सब्जेक्ट्स में। तो ये हो गया। और दूसरा चीज़ है कि आपको खुद को एंटरटेन्ड रखना है, मतलब आप बोर नहीं हो सकते हो आप पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आप बोर हो गए पढ़ते पढ़ते तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि
ये 2-3 महीने का प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल ही साल भर का प्रोसेस है। तो आपको बोर नहीं होना है, आप कुछ कुछ करते रहिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए। थोड़ा बहुत गाना सुन ले, जैसे मैं थोड़ा बहुत गाना सुन लेता था, सूफ़ी सॉन्ग्स मुझे पसंद है तो वो सुन लेता था। फिर मैं थोड़ा बास्केटबॉल खेलने चले जाया करता था, दोस्तों से कभी कॉन्फ्रेंस कॉल कर लिया करता था। तो कुछ ना कुछ मैं करते रहता था। जब घर पे था तो मैं अपने मम्मी पापा भाई बहनों के साथ कैरम खेल लिया करता था। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए इंसान को, ताकि वो बोर ना हो, क्योंकि तैयारी में बोर हो गए तब आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी, वो कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो एक डिसिप्लिन जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा कंसिस्टेंसी वो लगातार होनी चाहिए। आप लगातार पढ़ते रहने चाहिए, आप ऐसे नहीं कि सप्ताह भर पढ़ें और फिर है जो एक सप्ताह का ब्रेक ले लिया। और तीसरा जो है, आपको कंप्लासेंट नहीं होना है कभी भी। आप कंप्लासेंट हो जाओगे तैयारी करते करते कि यार मैंने तो सब पढ़ लिया है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। और ये कंप्लासेंसी क्यों आती है? क्योंकि आप रिवीजन करने से डरते हो, क्योंकि हम में टेंडेंसी होती है कि ऐसे कुछ जो नई चीज़ें होती है वो पढ़ने में आसानी होता है, क्योंकि उसमें नई चीज़ों को जान रहे होते हैं हम, तो उसमें एफ़र्ट नहीं लगता है। बट जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें माइंड में आते रहता है कि यार ये तो मुझे आता ही है, कि इसको पढ़ के क्या ही करूँगा। तो वहीं पे इंसान गलती कर देता है। तो रिवीजन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों का आप बिल्कुल ही ध्यान रखें। काफ़ी सहजता से आपका बीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू निकल जाएगा। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आप जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे उनको ये हेल्प करे, और दिल्ली नॉलेज टीम को भी थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इनका। जो एस्पिरेंट्स जो मटेरियल्स एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो है जो किसी न किसी तरह से यहाँ से या फिर किसी भी ऑनलाइन सोर्सेज से है जो अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। थैंक यू।